स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2023 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 11वां, है ना। अगर आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप फ्री डाउनलोड करें, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, तो यह खोज कहाँ पर हुई है। ऑप्शन दिए गए हैं कालीबंगन, चन्हूदड़ो, हड़प्पा या लोथल, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोथल। इसके बारे में देखेंगे, कुछ डिटेल है कि माप तौल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो तथा लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का बना मापक भी मिला है। यहाँ से गोदीवाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल की खोज किसके द्वारा की गई, तो शिकारीपुरा रंगनाथन राव के द्वारा की गई है। लोथल है कहाँ पर, तो लोथल स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं ज्ञान, कुशलता, बुद्धिमत्ता, शक्ति, तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। आगे भी देख लेते हैं कि वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। वेद व्यास को मानते हैं। वेदों को और किस नाम से जाना जाता है, तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त इन तीनों वेदों को, मतलब अथर्ववेद को छोड़ के तीनों वेदों को वेद त्रयी या त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखें। ऑप्शन दिए गए हैं और उनको कौन पहले है कौन सा वंश बाद में है इसके बारे में बताना है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद, गुलाम, खिलजी। इसमें छांट के बताना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा सही होगा, सबसे पहले गुलाम वंश। तो देखिए चौथा नंबर, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर इसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई। ऑप्शन दिए गए हैं अकबर और राणा संग्राम सिंह के बीच, अकबर और मेदिनी राय के बीच, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। चलिए डिटेल भी देख लेते हैं। ये हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। यह घुड़सवार सेना और धनुर्धारियों के बीच लड़ा गया था, जिनका समर्थन और नेतृत्व मेवाड़ के महाराणा प्रताप और आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेना ने किया था। यह युद्ध मेवाड़ की सेना की हार के साथ समाप्त हुआ। हल्दी घाटी कहाँ है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला का एक क्षेत्र है जो राजस्थान में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवाना प्रिय या प्रियदर्शी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया गया है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, बी नंबर पर है मौर्य सम्राट अशोक, सी पर है गौतम बुद्ध और डी पर है महावीर स्वामी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्य सम्राट अशोक को। देखिए दिया गया है कि अशोक ने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया था। अशोक मौर्य को ही देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य को नष्ट किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ पर। ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण पूर्व अफ्रीका पर, चंद्रमा पर, रूस का पश्चिमी तट पर या भारत के पश्चिमी तट पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस नदी से राजस्थान नहर को निकाला गया है। ऑप्शन दिए गए हैं रावी, चंबल, सतलज,
ब्यास, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी सतलज। देखिए राजस्थान नहर, नहर पूछी गई, ठीक। राजस्थान नहर पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। हरिके बैराज पंजाब से निकाली गई है। सिंचाई के लिए निर्मित राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा की इस संयुक्त परियोजना का अब नया नाम क्या रखा गया है? इंदिरा गांधी नहर इसका नाम है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत में प्रांतों की भाषाओं के वर्ग का सही चयन करना है ना। देखिए तो देखिए केरल की भाषा क्या है? केरल की भाषा हो गई मलयालम, तो ए का हो गया दूसरा। तमिलनाडु की तो देखिए यहाँ पर चौथा नंबर दिया है, तो केरल का हो गया ए का दूसरा, बी का चौथा, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। केरल का मलयालम हो गया, तमिल का तमिल हो गया, कर्नाटक की कन्नड़ हो गई, आंध्र प्रदेश की तेलुगु हो गई तथा लक्षद्वीप की भी क्या है? मलयालम है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, बांग्लादेश, है ना। चलिए आगे इसके बारे में डिटेल भी देख लेते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? 7 देशों से मिलती है। भारत की जलीय सीमा पूछी जाए तो 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव से। भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा से पाकिस्तान और बांग्लादेश लगते हैं। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। चलिए ये वही चीज दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ऑप्शन दिया गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय, पंडिता रमाबाई, मैडम कामा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है फर्स्ट, क्या? कमला देवी चट्टोपाध्याय। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। यह यात्रा साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर है। इसे गुजरात के तटीय शहर दांडी में पहुंचकर समाप्त होना था। फिर आगे क्या होता है कि 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून की नज़र में खुद को अपराधी घोषित कर नमक कानून का उल्लंघन किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? ऑप्शन दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद सदस्य। तो राइट आंसर है फर्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मसूरी में, नई दिल्ली में, नागपुर में, देहरादून में। तो राइट आंसर क्या होगा? देहरादून में। अच्छा, देहरादून में स्थित अन्य अनुसंधान संस्थान को भी देख लेते हैं। जैसे पूछा जाए कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये अभी हमने देखा देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पूछा जाए तो देहरादून में है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं। जैसे दिल्ली के पूछे जाए कि दिल्ली में स्थित प्रमुख अनुसंधान संस्थान, जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पूछा जाए, दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में। और इसके साथ जैसे केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है? लोन देता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे विनिमय दर कहते हैं, या रेपो दर कहते हैं, या रिवर्स रेपो दर, या प्राथमिक उधार दर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसे रेपो दर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा या प्रधानमंत्री के? तो राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75 खंड तीसरे के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 373 के। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। गया है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं चूना पत्थर, चूना, मार्बल या वॉशिंग मशीन, वॉशिंग सोडा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वॉशिंग सोडा। देखिए चूना पत्थर को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट तथा मार्बल अर्थात संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए 12 जनवरी, तो इसका सही जवाब क्या होगा। फर्स्ट, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके साथ देखिए जैसे 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, पूछा जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस तथा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को, और इसके साथ 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है। तो सबसे छोटी पूछी जाए तो स्टेपीज है जो कान में है ना, और सबसे बड़ी फीमर जंग। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन दिए गए हैं 4 से 5 लीटर, 8 से 10 लीटर, 5 से 6 लीटर, 10 से 12 लीटर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। देखिए एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है, जो शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। इसका पीएच मान पूछा जाए रक्त का तो 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सी थी। ऑप्शन में दिया गया है श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती कादम्बनी बोस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने वर्ष 1917 में कोलकाता में संपन्न हुए कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अच्छा पूछी जाए कि भारतीय महिला कौन थी, तो कौन बताएंगे, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। कुल कितनी थी, तो 3 महिलाओं ने इसमें अध्यक्षता की थी। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।